नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 की, यानी टैक्स सिस्टम में किए गए नेक्स्ट जनरेशन सुधारों की। 2017 में देश में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था और तकरीबन 8 साल बाद इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। टैक्स की दरों को कम किया गया है, इसकी संरचना को सरल बनाया गया है। आम आदमी से लेकर उद्योगों तक को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर वीबी चौरसिया जी मौजूद हैं, आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मोहित अग्रवाल जी हैं, आप वित्तीय सलाहकार हैं। और पीयूष शर्मा जी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चौरसिया, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो बदलाव किए गए हैं, ये जीएसटी 2.0 ये है क्या, और इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जहाँ तक हम शुरुआत की बात करें कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, तो उसके पहले इंडिया में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे जिसके कारण वो मल्टीपल टाइम्स टैक्स हो जाते थे, जिसको एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। मीन्स टैक्सेशन इतने सारे थे कि एक टैक्स दूसरा टैक्स, और उसके कारण अननेसेसरी जो है प्राइसेस में इंक्रीज हो जाती थी। और दूसरा ये था कि इसकी जो रेट्स होती थी डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होती थी। मीन्स कुछ स्टेट्स में कुछ रेट्स कम होती थी, कुछ स्टेट्स में इसकी रेट ज़्यादा होती थी। तो उसके कारण ये भी होता था कि इंटर स्टेट जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, इसका ट्रेडिंग है, उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे या उसमें टैक्स चोरी की संभावनाएं रहती थी। तो इन सब बातों को देखते हुए ये देखा गया कि ऐसे क्या प्रोविजंस किए जाएं और दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे क्या चीज़ें प्रैक्टिसेस में हैं जिससे कि हम इस कैस्केडिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमारे वहाँ 2017 में 1 जुलाई 2017 से हमारे वहाँ जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसमें जितने तरीके के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसमें से लगभग 17 टैक्सेस थे, और उसमें सेसेस भी शामिल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और टैक्स भी शामिल हैं। उन सब को इंक्लूड करते हुए एक टैक्स लाया गया और उसको नाम दिया गया जीएसटी, जिसमें सेंटर के भी टैक्सेस हैं और स्टेट के टैक्सेस हैं। अगर हम उनको कॉमनली कहें तो सेंट्रल में जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, तो इस तरीके के जो सेंट्रल टैक्सेस है वो मर्ज कर दिए गए। ठीक इसी तरीके से स्टेट में जैसे वैट लगाया जा रहा था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जा रहा था, लग्जरी जो टैक्सेस थे, या इसी तरीके के इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, तो उन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स दिया गया और इसको नाम दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में हम माल एवं सेवा कर कहते हैं। तो एक तो फायदा ये हुआ कि पूरे कंट्री में वन नेशन वन टैक्स, यानी अब केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेफरेंस में एक टैक्स है जो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल है। तो इसका पहला फायदा तो ये हुआ कि जो मल्टीप्लिसिटी थी टैक्सेस की, कि जो कई टैक्स लगते थे और अलग अलग उनकी रेट्स हुआ करती थी, तो अब नेशनल लेवल पर चूंकि एक ही टैक्स है तो उसकी रेट्स एक ही जैसी होंगी, और फिर उसमें चूंकि उसकी मल्टीपल बार टाइम्स नहीं लग रहा है, इसलिए उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी कम आई हैं। इससे ट्रेड भी मतलब स्मूथ हुआ है, और जो टैक्स इवेजन था वो भी कम हुआ है, और साथ में कंट्री की ग्रोथ भी हुई है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये जो जटिल प्रोसेस था टैक्सेशन का, उसको सरल बनाने की प्रक्रिया थी जो जीएसटी को, और उसी को अब जीएसटी 2.0 को और सरलीकरण किया गया है। आपसे बात करेंगे मोहित जी, किस तरह से आम आदमी की अगर इससे बात करें हम, कि उस पर ये जो जीएसटी 2.0 है उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, आम उपभोक्ताओं पर किस तरह का असर पड़ेगा, और छोटे उद्यमियों पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है, जो निवेशक हैं या जो ग्राहक हैं, उसका उनके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट डाउन आने का है। जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके ऊपर जो जीएसटी की दर है अगर कम हो जाती है, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि उनकी सबकी कॉस्ट डाउन आएगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जहाँ तक बात है उद्यमियों की, तो उनके लिए जो टैक्स के ऊपर, जो जैसे सर ने अभी बताया कि शुरू में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, इसी तरीके से जब नया टैक्स जीएसटी 2.0 आने वाला है, तो इसमें भी उनके लिए काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। जी, तो आम लोगों को भी राहत मिलेगी, और जो बिज़नेस है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात है। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टैक्स की स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं, जो 4 स्लैब्स है जिनको अभी 2 स्लैब किया गया है, उसके बारे में बताइए। जो 5% और 18% का स्लैब है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करने जा रहा है? टेक्निकली पहले जो है, अगर आप 0% टैक्स स्लैब को भी इंक्लूड करें तो 5 टैक्स स्लैब हुआ करते थे। तो 0 अगर हम हटा देते हैं तो 4 टेक्निकली स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। नाउ जो बहुत सारी गुड्स जो 12% वाली थी उनको 5% में शिफ्ट किया गया है। तो
स्ट्रेट अवे 7% का बेनिफिट उन प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे कंज्यूमर को मिलने वाला है। ऐसे ही कुछ 28% वाली गुड्स जो थी, जो टैक्सेबल थी, उसमें उसको 18% में टैक्स किया गया है अब, और 18% की में टैक्स होने की वजह से 10% का उसमें बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा, एंड यूज़र को मिलेगा। जो ये परसेंटेज ऑफ टैक्सेस रिड्यूस हुए हैं, इससे क्या होगा, कंज्यूमर के पास अब बेटर मनी बचेगा, मतलब पैसे ज़्यादा बचेंगे, कम पैसे में उसको सामान मिलेगा, तो वो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो और बेटर परचेज कर पाएगा। तो ये इम्पैक्ट इन टैक्स रेट्स को कम करने का हुआ है। दूसरा इम्पैक्ट ये था कि 4 स्लैब होने की वजह से व्यापारी जो छोटे थे, और कई बार क्या होता था कि किसी प्रोडक्ट पे 5% लगना है, 12% लगना है, 18% लगना है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता था। कुछ प्रोडक्ट्स में लाइक जैसे था अभी पराठा पे 18% टैक्स होता था, अब स्टेट अवे उसको 0 कर दिया है, तो ये क्लैरिटी आ गई है। तो पहले क्लैरिटी थोड़ी कम थी, अब 2 टैक्स रेट होने की वजह से प्रोडक्ट्स पे क्या रेट लगना है वो डिफ़ाइन करना छोटे व्यापारी के लिए और कंसल्टेंट के लिए भी इजी हो गया है थोड़ा। ये इम्पैक्ट, तो ये पूरा प्रोसेस इजी हो गया और व्यापारी को भी समझ में आएगा कि कहाँ पर 5%, 12%, 18%, तो वो एक सरलीकरण हो गया है। ये हुआ है जी बिल्कुल। और डॉक्टर चौरसिया, जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो कम हुई हैं, तो जो महंगाई की बात थी, क्या ऐसा था कि आम आदमी की परचेजिंग पावर इससे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को इससे रफ्तार मिलेगी, अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है इससे? वर्षा जी, जैसा अभी पीयूष जी बता भी रहे थे कि अगर कोई टैक्स कम होता है, इसका मतलब है कि चूंकि टैक्स क्या होता है, प्राइस में, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा प्राइस में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे ही टैक्स रेट्स अगर कम होती है और उसको पास ऑन किया जाता है, मीन्स जो प्रोड्यूसर हैं या सेलर हैं, अगर वो रेट्स को भी अपने प्रोडक्ट में कम कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो जो प्रोडक्ट पहले जिस प्राइस पे मिल रहा था, अब उससे लोअर प्राइस पे मिलेगा। तो इसका फ़ायदा सीधे कंज्यूमर को ये होता है कि उसकी जो इनकम होती है उसमें एक हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी इनकम में से टैक्स देने के बाद जो उसके पास बचती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो वो उसकी इंक्रीज हो जाती है, और ऐसे सिचुएशन में नेचुरल सी बात है उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो डिमांड करने वाली जितनी भी गुड्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। साथ में और इसका क्या होगा कि जो इनपुट कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे कम होगी। इनपुट कॉस्ट कम होगी, इधर प्राइसेस कम होगी, तो इनका जो दोनों का ओवरऑल इफेक्ट होता है ये प्राइस लेवल के ऊपर देखने को पड़ता है, यानी कि प्राइसेस भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आती हैं। मीन्स इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर रहता है इकोनॉमी में वो भी कम होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही होती है, मीन्स नीचे की तरफ का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेजी के साथ नीचे जाएंगी, मीन्स एक उनकी जो परचेजिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइसेज हो जाती हैं तो डिमांड को वो बूस्ट करती हैं। यानी पहले जो कंज्यूमर उसकी जो क्वांटिटीज कम ले रहे थे या नहीं ले पा रहे थे, अब वो भी डिमांड करते हैं, तो ओवरऑल डिमांड को इंक्रीज करते हैं। इसको हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है वो अपवर्ड साइकिल में इकोनॉमी को ले जाती है, मीन्स ग्रोथ की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बड़े सुधार है और नेक्स्ट जनरेशन का सुधार जिसे कहा जा रहा है। और अग्रवाल जी, जिस तरह से हम बात करें हेल्थ सेक्टर को खास तौर पे अगर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर में जीवन बीमा है या मेडिकल इंश्योरेंस है, इनमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। मध्य वर्ग के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव किए गए हैं। जी देखिए, जहाँ तक मध्य वर्ग की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख में मेडिकल बिल जो है लोगों की फाइनेंशियल डेथ का कारण बन सकता है, और हेल्थ इंश्योरेंस से या इंश्योरेंस सेक्टर से जो ये जीएसटी हटाया गया है, इससे लोगों की ना सिर्फ अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है बल्कि जो सम एश्योर्ड है, जो रिस्क वो लेते हैं वो उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर देखिए किसी भी इवेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका रिएक्शन। अगर आज कह लें कि हम जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम था 1,18,000 रुपये पड़ता था, अभी इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन है कि या तो वो 1 लाख रुपए में 18,000 रुपये बचे हुए पाएँ, या दूसरी चीज़ अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाएं। देखिए हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिया में लगभग 15 लाख से 20 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। मेरा सजेशन है कि निवेशक इसको बचत ना मान के स्पेशली इंश्योरेंस के लिए अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में वो बेटर प्रोटेक्ट अपने आप को फील कर पाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में भी है। लाइफ इंश्योरेंस में भी अभी इंडिया के अंदर बहुत कम अवेयरनेस है। इंडिया में
जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको एक इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की तरह से देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी हटा है और ये पूरी तरीके से टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा लग रहा था, तो लोगों के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा अब टर्म इंश्योरेंस लेना और हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं जो 33 मेडिसिन्स के ऊपर से हटाया गया है जीएसटी, वो भी अपने में एक बहुत सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल, कैंसर जैसी जो दवाइयाँ जी, थी जी। उनसे जीएसटी हटाई गई है, तो यानी ये बहुत बड़ा असर लेकर आएगी लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। और पीयूष जी, अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें, स्टार्टअप्स की खास, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल देश में है, स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं, उनको टैक्सेशन फाइल करने में भी और उनके ओवरऑल बिजनेस को लेकर किस तरह का बूस्ट मिलने जा रहा है जीएसटी 2.0 से? वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए इसमें बड़ा बेनिफिट है। छोटे व्यापारियों के लिए तो इजी हो जाएगा अब रिटर्न्स वगैरह फाइल करना, टैक्स स्लैब्स को डिफाइन करना। एंड स्टार्टअप्स के लिए भी उनका बेसिकली स्टार्टअप्स इनिशियल पीरियड में क्या होता है, उनका कैश बर्निंग ज़्यादा होती है, सेल उनकी नहीं होती, कम होती है, तो उनको प्रोडक्ट्स महंगे खरीदने पड़ते हैं। महंगे इन द सेंस जीएसटी रेट अगर ज़्यादा है तो महंगा है, अब कम हो गया तो उनको थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो उनके पास ज़्यादा कैपिटल बचेगी, ज़्यादा फंड्स बचेंगे बेटर रिसर्च करने के लिए, बेटर मतलब यू कैन से कि बेटर चीज़ों को खरीदने के लिए, और ये बेनिफिट उनको मेनली मिलेगा। बिल्कुल, तो वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान दे पाएंगे। और डॉक्टर चौरसिया, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें या हम ग्रामीण भारत की बात करें, वहाँ पर किस तरह का असर देखते हैं? क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें भी टैक्स कम किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भारत एक अभी भी ऐसा देश है जी। जहाँ पर 68% जो पॉपुलेशन है वो रूरल सेक्टर में ही अभी निवास कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सेक्टर जो पहले नेग्लेक्टेड था, अगर पीछे के कुछ सालों के हम बजट देखें तो उसमें भी देखें हम रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करती रही है। और इस जीएसटी के 2.0 के जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भी इसको प्रायोरिटी पे रखा गया है, क्योंकि अब ये सरकार के लेवल पर भी और पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर भी, दोनों के लेवल पर ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जब तक हमारा रूरल सेक्टर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो अभी आप देखें कि जो पहले एग्रीकल्चर के जो भी इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, से जहाँ ट्रैक्टर्स हैं या उसमें लगने वाले टायर्स हैं या उसके और पार्ट्स हैं, तो इनके ऊपर जहाँ पहले टैक्स मतलब 12% हुआ करता था, वो रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से जितने भी मतलब इनपुट्स लिए जाते थे, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों चाहे पेस्टिसाइड्स हों, तो उनके ऊपर भी जो टैक्सेशन किया जाता था वो भी हायर साइड में था, उसके ऊपर भी टैक्स रेट्स घटा करके 5% कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो भी उनके द्वारा प्रॉपर किया जाएगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट पहले से कम हो गई है। यहाँ एक बात और ऐड करने वाली है, क्योंकि अब जो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं वो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा और उसकी जगह हमें बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो हाँ, यस, तो वो जो ऐसे जिनसे बायो फर्टिलाइजर्स तैयार किया जाता है उन इनपुट्स पे भी टैक्स रेट्स को कम किया गया है, जिसके कारण अब जो हमारी एग्रीकल्चर होगी वो सस्टेनेबल होगी। तो इसका मतलब है हमने दोनों तरीके से 2.0 में इस बात को ध्यान में रखा है कि एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो और उसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो ग्रो करे, और साथ में हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल भी हो, मीन्स वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, यानी केमिकल्स का यूज़ कम से कम हो या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम उसमें प्रयोग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अग्रवाल जी, इसी कड़ी में आपसे आगे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य वर्ग को राहत देने की बात आ रही है, ई कॉमर्स सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में जुड़ गया है, बहुत सारी खरीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रही हैं, तो वहाँ पर किस तरह का फ़र्क पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस जीएसटी 2.0 को लाने की टाइमिंग की। आज की तारीख में ये जो हम लोग जिस फेज़ में बैठे हैं ये फेस्टिव सीज़न की शुरुआत है जी। कंजम्पशन के ऊपर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। ई कॉमर्स ने बहुत समय से एक पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है।
ई कॉमर्स से कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो चेंज हो गई है। आने वाले समय में इकोनॉमी को तो इससे बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके नंबर भी बढ़ने में आएंगे। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साइकिल की जी। तो इसके 3 साइकिल होते हैं। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट की खुद की स्पेंडिंग, भारत सरकार कितना स्पेंड कर रही है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने बहुत अच्छा निवेश किया है। इसके बाद दूसरा जो सेक्टर शुरू होता है वो आता है कॉरपोरेट का, फिर इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं अपना स्पेंडिंग शुरू करती हैं। तीसरे नंबर पे आता है कंज्यूमर। यहाँ पर जो जैसे अभी 12.5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया गया था कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। उसका इम्पैक्ट हम लोगों को इस बार जो फेस्टिव सीजन है इसमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो अभी भारत के अंदर या दुनिया के अंदर एक टैरिफ वॉर का फेयर चल रहा है जी। तो उसको हिट करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल जितनी भी इकोनॉमी है उसको जीएसटी 2.0 से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो फेस्टिव सीजन की जिस तरह से शुरुआत हो रही है तो किस तरह से इस समय लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। बस यहाँ पर लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इम्पल्सिव बाइंग ना बढ़ जाए जी। कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी जब हमें चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो जाए तो हम बजाय बचत की तरफ बढ़ने के हम बहुत ज़्यादा बाइंग की तरफ चले जाएं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको समझदारी से यूज़ करना ज़रूरी है जी। और जिस तरह से इम्पल्सिव बाइंग की बात कर रहे हैं, ये जो बदलाव हैं ये कब दिखने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर? एक तो ये कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ लोगों को सीधे तौर पर पता चले कि हाँ अब महंगाई कम हो रही है, एक तो यही वाली बात। जी मैम, ये जो GST 2.0 आया है इसका इम्प्लीमेंटेशन 22 जैसे सब जानते हैं 22 सितंबर से हो जाएगा। तो 22 सितंबर से सब बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, प्राइजेस चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट के। अब जो पुराने स्टॉक में पड़े हुए कंपनीज के पास प्रोडक्ट है उस पर 2 प्राइजेस आपको दिखेंगे, चाहे वो टैग लगा के या स्टिक ऑन करके चिपकाएंगे तो वो प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और सबको दिखेंगे। गवर्नमेंट का एम्फेसिस ये है कि जो भी उन्होंने टैक्सेस कम किए हैं उसका स्टेट अवे बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को मिले। उन्होंने कंपनीज को भी ये बोला है कि ये पास ऑन करना है आपने, ऐसा नहीं करना है कि प्राइस टैक्स कम हो गया तो आप अपने रेट इंक्रीज कर दो और सेम प्राइस पे सेम प्राइस पे आप उसको सेल कर दो या उससे थोड़ा सा कम करके। गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग है कि जो प्राइजेस उन्होंने कम किए हैं वो एंड यूज़र और कंज्यूमर के लिए किए हैं और उनको इसका बेनिफिट पहुँचे। जी। और एक और जो बड़ा बदलाव किया गया है जो एक 40% का टैक्स स्लैब भी है जिसमें सिन गुड्स की बात कही गई है, वो क्या है? आपने ठीक कहा। एक जो पहले हमारा लग्जरी गुड्स पे 28% टैक्स होता था उसको अब सिन टैक्स कह के मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब उसमें कि हमारे जैसे लग्जरी आपकी स्पोर्ट्स बाइक हैं 350 सीसी से अबव की, उनके ऊपर टैक्स रेट 28 से 40% कर दिया गया है। एंड आपकी जो कार्स हैं 4 व्हीलर्स हैं 1200 सीसी से ज़्यादा की, उनके ऊपर 40% कर दिया गया है। बट अगर आप देखेंगे जो ये लग्जरी गुड्स थी पहले ये 28% टैक्स में थी, बट इसके साथ इनके ऊपर सेस भी लगता था। तो सेस अगर आप जोड़ लें तो ये लगभग 43% होता था। तो वेयर एज अभी भी 40% होने के बावजूद भी ये 3% का इसमें रिलीफ मिलेगा जब ये सेस हमारा 31 दिसंबर तक सेस चलना है। जो गवर्नमेंट ने बोला है सेस इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था, जो लोन्स लिए गए हैं उन लोन को रीपे करने के लिए। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पहले ये जो है 31 मार्च 2026 तक सेस रिकवरी होनी थी, बट वो उनको रिड्यूस करके उन्होंने असेसमेंट करके कि अब ये दिसंबर तक ही हमारा सारा रीपे हो जाएंगी चीज़ें, तो उन्होंने कम कर दिया है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो लग्जरी गुड्स पे अभी भी 3% का बेनिफिट मिला है। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी अगर सेस को हम देखते हैं तो उस लिहाज से देखते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको लग सकता है, जैसे बात हो रही है अभी क्लियर हो जाएगा 20 सेकंड के बाद, चॉकलेट्स के ऊपर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लग गया है। कोल्ड ड्रिंक पे पहले नहीं था, बट कोल्ड ड्रिंक महंगे हो जाएंगे। बट गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा कम कंज्यूम करें, जिनसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तभी उसको सिन टैक्स के नाम से भी जाना जा रहा है। और ऐसे ही पर्यावरण फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उन पर टैक्सेशन कम किया गया है। जैसे डॉक्टर चौरसिया बता रहे थे कि जो कृषि में जो उत्पाद है, जो जैविक खाद है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब हम ओवरऑल इस पूरे टैक्सेशन को देखें तो भारत की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से देखें तो किस तरह से ये फ़ायदा देने जा रहा है हमारे निर्यातकों को?
आप बेसिकली देखें कि जब भी मतलब टैक्सेशन पर्टिकुलर जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है तो उससे कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे की तरफ आती हैं। इवन सर्विसेज भी जो सर्विस नेट में आती हैं, वो टैक्स नेट में आती हैं, उनका भी मतलब प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में नो डाउट उसका बेनिफिट होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर, उसके पास में कैश इन हैंड ज़्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो उसके कारण हमारी जो कंज्यूमर डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, तो उससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। अगर वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर रहा है और एक्सेस है हमारे पास, तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेफ्टी नेट मौजूद है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरीके का थ्रेट है, जैसा अभी अग्रवाल जी बता भी रहे थे कि अब्रॉड में यूएसए ने अभी हमारे ऊपर एक थोड़ा सा हायर साइड में टैक्स लगा दिया है, जिसका ट्रेड के ऊपर इफेक्ट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इम्प्रूव करना था, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड सस्टेन कर सके, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम प्रोड्यूस करते जाएं, हमारी इन्वेंट्रीज बढ़ती चली जाएं। तो इसलिए एक तो ये हो गया कि कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है। दूसरा, अगर हम कहें कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं, जैसा अभी पीयूष जी भी बता रहे थे कि उनके लिए बहुत सारी रिलीफ्स दी गई हैं। एक तो सबसे बड़ी रिलीफ तो ये है कि उनके लिए कंप्लायंस बहुत ईजी कर दिया गया है, इतना ईजी हो गया है, और साथ में उनका जो इनपुट क्रेडिट मिलता है टैक्स का, वो भी बहुत इजीली, बहुत टाइमली उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके पास कैश फ्लो बना रहेगा, जिसको भी फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर थोड़ा बहुत अपने वहाँ मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपनी कम्पिटिटिव पावर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो उनकी इंक्रीज़ होगी, जो फर्दर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिवनेस उनकी इंक्रीज़ कर देगी। तो इससे उनके प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में ज़्यादा जा सकते हैं। तीसरी अगर बात करें कि हम जो टूरिज़्म हमारा इस समय बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, खासकर अपने स्टेट की बात करें तो हमारी जो ग्रोथ इंजन्स हैं उसमें एक इंजन ये भी माना जाता है, टूरिज़्म माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है कि जो इसके ऊपर टैक्स होता था उस रेट को रिड्यूस कर दिया गया है। यानी 7,500 तक जो रूम टैरिफ हम पे करते थे तो उसमें हमारे लग्जरी टैक्स देने पड़ते थे, अब वो टैक्स रेट कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा और जो फॉरेन इकोनॉमिक क्लास वाला टूरिस्ट है उसके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा टूरिज्म सेक्टर भी हमारा बूस्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से अभी जैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो रही थी, तो वहाँ भी इसका सीधे सीधे फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी रेट्स एकदम से नीचे की तरह आई हैं। तो इससे डोमेस्टिक हमारी डिमांड बढ़ेगी और साथ में जो हम फॉरेन मतलब जो है जो विदेशी कारों की तरफ हमारा ट्रेंड होता था, उससे हम डोमेस्टिक अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं, स्वदेशी हमारे उत्पाद हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको तो खैर उन्होंने हायर टैक्स में ही रखा है, जिसको हम डीमेरिट स्लैब करते हैं, 40% रखा है। तो इसीलिए रखा है जिससे कि उनको हम डिस्करेज कर सकें, या अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके पास परचेजिंग पावर है तो उन्हें हायर टैक्स भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो जितने भी हमने सेक्टर्स बताए हैं, इसी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ मैंने आपको बताया कि अभी क्या होता है कि हमारे वहाँ जो फर्टिलाइज़र्स हैं तो उसमें से बहुत सारे हमें इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो हमें यूज़ करना होता है वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब चूंकि उनकी रेट्स कम कर दी गई हैं, 5% कर दी गई हैं, तो उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक तरफ तो जो हमारी डिपेंडेंसी थी फॉरेन पर, चाहे पेस्टिसाइड्स हो या फर्टिलाइजर्स हो, वो तो कम होगी ही, और जब हम डोमेस्टिकली मतलब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हम कम्पिटिटिव होंगे, तो हमें फ्यूचर में उसमें एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो ओवरऑल हम देखें तो डिफरेंट हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो SEZ हैं वहाँ पर पूरा इसी के ऊपर फोकस होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ हमारे लिए प्रोडक्ट्स सेल करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ हमारी कम्पिटिटिवनेस है और हम वहाँ अच्छे प्राइसेस पर उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हमारी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, वो दोनों इसी के ऊपर फोकस कर रही है कि हम ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर हैं उनके साथ तो हम ट्रेड करेंगे नो डाउट, क्योंकि हमें 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में जाना है। तो हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बड़े पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो उनके साथ तो हम ट्रेड को अपने बनाए रखेंगे, साथ में हम नए मार्केट्स
यानी जो हमारा डायरेक्शन है ट्रेड का, उस डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेंगे कि हम और कौन से कंट्रीज़ में, मीन्स यूरोपियन कंट्री और यूएसए के अलावा दूसरे कितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं जो तेज़ी के साथ डेवलप हो रही इकोनॉमीज़ हैं, तो उनके साथ भी हम अपने ट्रेड रिलेशंस को डेवलप करेंगे। खुल जाएंगे हमारे कारोबार के लिए, तो हमारे जो देश के उद्यमी हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और अग्रवाल जी, अगर मैं कहूँ कि किस तरह के सुधारों की गुंजाइश आप आगे देखते हैं, ये जो पूरे बदलाव टैक्स स्लैब में भी किए गए थे और अब जीएसटी में जिस तरह से बदलाव किए गए इसके बाद? देखिए, जहाँ तक सुधारों की है, सुधारों की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है जी। भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर बेस्ड कंट्री है। नंबर दूसरी बात, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यंग कंट्री है, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो टैक्स को कम करे, बल्कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो टैक्स कम हुआ है उसको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही तरीके से यूज़ करें। तो जी, और मतलब किस तरह से आप चाहेंगे कि अगर कोई एक आम व्यक्ति है और आपको उसको सलाह देनी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को या हेल्थ सेक्टर में, तो वो किस तरह से आगे बढ़, कैसे प्लानिंग कर सकता है? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इंडिया के अंदर 2020 के बाद से जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज हुआ है वो हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट की तरफ हुआ है। लोगों को, इन्वेस्टर्स को बजाय फोकस करना चाहिए कि हाई रिटर्न मिले, उनका गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कोई कोविड जैसा फेज आए और हम लोगों को वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत आए। इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत हद तक फोकस जो इंश्योरेंस के ऊपर हुआ वो इसीलिए था कि हम लोग अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड फील करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि हम कैसे अपने खर्चों को भी समझें, निवेश को भी समझें और जो ज़रूरी सेक्टर है वहाँ पर भी। और पीयूष जी, जिसमें एक और जो बड़ी बात है कि किस तरह से ये जो इसका असर सरकार पर पड़ेगा, जो टैक्स कलेक्शन है उस पर पड़ेगा, और किस तरह से राज्यों के बीच में जो टैक्स का बंटवारा होता है, इसलिए इसके लिए भी डिजिटल व्यवस्था जो एक तरह से लागू की जा रही है, ये इसको किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है? वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। इससे जो रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स हुए हैं, इससे नेचुरली गवर्नमेंट के कलेक्शन पे फ़र्क तो पड़ेगा, और जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 30-35% का टैक्स कलेक्शन जो है कम होगा। बट सिंस हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो उसको एकोमोडेट करेगा, और 1-1.5 साल में जो हमारा टैक्स कलेक्शन अभी चल रहा है वो बिल्कुल पूरा हम कर लेंगे, उसको अचीव कर लेंगे। अब आपने जैसे पूछा डिजिटाइजेशन का, डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म सारे रेडी हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह, अपग्रेडेशंस वगैरह चलते रहते हैं, वो लोग टाइमली करते रहते हैं ये हमेशा, तो उसको और रिफ़ाइन कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसमें 2.0 में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए रिफ़ंड जो होते थे हमारे जीएसटी के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, जो रिफ़ंड्स होते थे उसको उन्होंने स्पीड अप कर दिया है कि वो जल्दी मिलेंगे अब उनको, और उसमें सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और सारा इजी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जिससे कि उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा ब्लॉक ना हो और उनको बूस्ट मिले और उनके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अवेलेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर चौरसिया, अगर हम कहें तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 आम व्यक्ति के लिए और उद्यमियों के लिए एक बहुत राहत लेकर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रिफॉर्म्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जिनको कहा जा रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रिमेंडस मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला ये है कि जो हमारी जो पिछले सालों में कुछ जो कंजप्शन के मतलब डिक्रीज हो रहा था, जिसके कारण उस सेक्टर की हमारी डिमांड नहीं हो रही थी, पर्टिकुलर रूरल सेक्टर की, तो अब वहाँ रूरल सेक्टर में भी जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और यहाँ अर्बन सेक्टर में भी बढ़ेगी, तो ओवरऑल हमारी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी। तो एक तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो कंज्यूमर लेड ग्रोथ हो जाएगी, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। मीन्स जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए वो पर्याप्त मार्केट अवेलेबल करा देगी। और दूसरा है जैसा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो भी बूस्ट करेगा, और साथ में उसके साथ साथ जितने और भी हमारे सेक्टर हैं वो भी डेवलप करेंगे। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा, एक कहा जाए तो बाजार में एक उत्सव से पहले उत्सव का माहौल हम कह सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था ये दिवाली गिफ्ट है, ये दिवाली का तोहफा है। जी, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो GST 2.0 एक तरह का सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं आम व्यक्ति के लिहाज से। बहुत सारी चीज़ों की कीमतें गिरने वाली हैं और जो चीज़ें पर्यावरण के लिए या आम इंसान की सेहत से जुड़ी हैं उन पर टैक्सेशन कम किया गया है और जो कुछ हानिकारक चीज़ें हैं या लग्जरी आइटम्स हैं सिर्फ उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।